हाय एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त गौस सर। तो बच्चों, आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल पर केमिस्ट्री बाय गौस सर। तो हमारा टॉपिक चालू है बायोमोलिकुल्स क्लास 12। इसी के अंदर हमने लास्ट क्लास के अंदर बच्चों आपका प्रोटीन के स्ट्रक्चर रिगार्डिंग हमने डिस्कशन किया था। आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या होता है ये देखा था हमने। देन सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या होता है ये देखा था। जैसा कि हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर देखा था कि आपका स्ट्रेट चेन लीनियर स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर आपका सी टर्मिनल और एन टर्मिनल होता है। देन सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के अंदर दो टाइप होते हैं। एक होता है आपका अल्फा हेलिक्स, दूसरा होता है बीटा प्लीटेड शीट। जो आपका अल्फा हेलिक्स वाला स्ट्रक्चर होता है वो आपका स्पाइरल फॉर्म में होता है। देन आपका जो बीटा प्लीटेड शीट होता है वो शीट के फॉर्म में होता है। और यहाँ पर एक खास बात यह है कि दोनों के अंदर भी आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो बच्चों, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और आज हम देखेंगे सबसे पहले टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या होता है? ये आपका, जैसा कि हमने देखा था कि आपका जो सेकंड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन था वो आपका थ्री डायमेंशनल कुछ पार्ट्स था, लेकिन ये आपका कंप्लीटली थ्री डायमेंशनल होता है। अगर हम देखेंगे, इट इज द थ्री डायमेंशनल शेप अडेप्टेड बाय द एंटायर पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड्स की चेन से थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड एज टर्शरी स्ट्रक्चर। अगर हम देखेंगे टर्शरी स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो देखो बच्चों, ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है एज कंपेयर टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अगर देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। देखो बच्चों, मैं कोशिश किया हूँ बेस्ट में बेस्ट ट्राई करने की। अगर हम बुक के अंदर देखेंगे बच्चों तो यहाँ पर ये आपका टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है। और ये जो आपका टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है ये कंप्लीटली आपका थ्री डायमेंशनल होता है। और देख सकते हैं यहाँ पर हम इस तरीके से आपका ये जो आपका कंप्लीटली जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पर आपके जो है तो ये टर्सरी स्ट्रक्चर के अंदर पॉलीपेप्टाइड्स की चेन होती है। देन अगर हम बात करेंगे इस पॉलीपेप्टाइड्स चेन के अंदर और इस टर्सरी स्ट्रक्चर के अंदर देखेंगे तो आपके चार तरह के बॉन्ड फॉर्म होते हैं। एक होता है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, एक होता है आपका लंदन फोर्सेस, एक होता है डायपोल डायपोल फोर्सेस, देन होता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। तो ये होता है आपका टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अगर हम टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की बात करेंगे तो इनिशियल में हमने ये देखा कि ये आपका थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है और इसी के अंदर आपके चार तरह के बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं। तो बच्चों, एक बार इसको नोट डाउन कर लो और इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों, अभी हमने टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन देखा। जो आपका क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होता है, दो या दो से ज्यादा टर्शरी आपका जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर था वो कंबाइन होकर आपका क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। अगर हम बात करेंगे एज पर बोर्ड एग्जाम यू के एतबार से, एग्जाम के अंदर आपको जनरली प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन या सेकंड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पूछा जाएगा और आपको टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में भी पूछा जाएगा या नहीं पूछा जाएगा, ज्यादा प्रायोरिटी नहीं है। देखेंगे एज कंपेयर टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी। देन क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर का आपको तो स्ट्रक्चर दिए वाला नहीं है, क्योंकि हमने देखा था कि आपका टर्सरी स्ट्रक्चर ऑलरेडी थ्री डायमेंशनल और काफी डिफिकल्ट जैसा है। तो आपको क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर कैसा होगा? दो या दो से ज्यादा टर्सरी स्ट्रक्चर कंबाइन होकर क्या फॉर्म होगा आपका क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। तो इसके डेफिनेशन क्या बनेंगे? वेन when two or more when two or more tertiary structure of proteins combine to form quaternary structure of protein, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। देखो बच्चों, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होता है? दो या दो से ज्यादा टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कंबाइन होने के बाद में आपका क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। तो बच्चों, एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों, हम देखेंगे डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ये डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या होता है? कंसिडर करो कोई भी आपका प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, प्रोटीन के स्ट्रक्चर में चेंजेस आता है लेकिन उसका पेप्टाइड बॉन्ड या अमाइड बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं होता है, तो उसे कहेंगे डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। देखो बच्चों, इसके डेफिनेशन क्या है? द प्रोसेस बाय विच मॉलिकुलर शेप, यानी मॉलिक्यूल का शेप क्या होगा? चेंजेस होगा। प्रोटीन के मॉलिक्यूल का शेप क्या होगा? चेंजेस होगा, लेकिन वहां पर पेप्टाइड बॉन्ड ब्रेक होगा क्या? नहीं होगा। अगर हम देखेंगे, कंसीडर करो ये आपका प्रोटीन से अगर इसका हम डीनेचुरेशन करेंगे, ये जो इसका शेप था, इसके शेप में चेंजेस आया, लेकिन यहाँ पर पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड ब्रेक होगा क्या? नहीं होगा। ठीक है। और ये आपने डीनेचुरेशन क्या देखा? जो भी आपका मॉलिक्यूल था उसका शेप चेंज होगा
लेकिन यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड, जो आपका पेप्टाइड बॉन्ड होता है, जो कि आपका अमाइड बॉन्ड होता है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, इसके कॉजेस क्या है, जैसा कि हमने देखा था थोड़ी देर पहले, आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। जो आपके प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर है वो भी चेंजेस होंगे। क्यों चेंज होंगे? क्योंकि उसका शेप चेंज होगा। तो इसके कॉजेस क्या होगा? पहला कॉज ये होगा आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन changes, then secondary structure of protein, secondary structure of protein changes, then tertiary structure of protein changes, similarly quaternary structure of protein changes। सो बच्चों, हमने यहां पर देखा कि आपके चार भी स्ट्रक्चर, जैसे कि इसका शेप चेंज होगा तो आपका स्ट्रक्चर भी क्या होगा? चेंज होगा। तो मैं क्लियरली ये कह सकता हूं क्या बच्चों, सो दैट properties of protein also changes। तो हमने यहां पर ये देखा डीनेचुरल ऑफ प्रोटीन के बारे में। जो भी आपका मॉलिक्यूलर शेप होता है प्रोटीन का, चेंज होता है विदाउट ब्रेकिंग ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड या अमाइड बॉन्ड, इसी को कहेंगे डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन से क्या कॉजेस होते हैं, क्या यहाँ पर होते हैं? आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन चेंज होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन चेंज होता है, देन टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन भी चेंज होता है, और आपका क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन भी चेंज होता है, क्योंकि शेप चेंज होने की वजह से। देन इसी को हम क्या कह सकते हैं? अब इसका शेप जब चेंज हो रहा है तो इसके प्रॉपर्टीज भी क्या होंगे? चेंज होंगे। तो बच्चों एक बार इसको भी नोट डाउन कर ले लो। तो बच्चों हम देखेंगे एंजाइम क्या होते हैं। देखो बच्चों, एंजाइम का काफी इंपॉर्टेंट रोल है हमारे बॉडी के अंदर। अगर हम देखेंगे तो हम कोई भी चीज को खा लेते हैं, मतलब मिसाल के तौर पे अगर हम देखेंगे तो जो हमारा मील्स होता है, जैसा कि मान लो हमारा डे टू डे लाइफ का जो रूटीन खाना होता है, ठीक है, तो हम वो चीज को खा लेते हैं। खाने के बाद में हमारे बॉडी के अंदर कंटिन्यूअसली नंबर ऑफ फिजियोलॉजिकल रिएक्शन चालू रहते हैं। हम खाने के बाद हमारे बॉडी के अंदर ब्लड बनने का काम चालू रहता है, हमारे बॉडी के अंदर जो है तो ऑक्सीजन जो है तो लेने का काम चालू रहता है, CO2 छोड़ने का काम चालू रहता है। इसी के अलावा बहुत सारे हमारे बॉडी के हार्मोन्स भी काम करते रहते हैं। ये सारी चीजें फिजियोलॉजिकल जो आपके रिएक्शन होते हैं, ये आपके एंजाइम काम करते हैं। अगर हम देखेंगे तो एंजाइम क्या होते हैं, जनरली सबसे पहले समझेंगे। जो हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस अप्रोक्सीमेट होता है, और हमारे बॉडी का जो पीएच भी मेंटेन करने का काम करता है, वो कौन करते हैं? एंजाइम करते हैं। तो एंजाइम क्या है? एक कैटलिस्ट जैसा काम करता है हमारी बॉडी के अंदर। एंजाइम द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट विच कैरीज आउट लार्ज नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शंस, नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शंस वो कैरी आउट करता है एज फिजियोलॉजिकल पीएच 7.4 एंड बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस। देखो बाहर का टेम्परेचर कुछ भी हो, मान लो सर्दी है, धूप है, जो भी चीज है, तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने का काम कौन करता है? आपका एंजाइम करता है। देन इसको क्या कहा जाता है? एंजाइम। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, the biological catalyst which carries out the large number of chemical reactions and physiological pH 7.4 and body temperature 37 degree centigrade are called as enzyme। इसको क्या कहते हैं? एंजाइम। अगर हम बात करेंगे कोई भी आपका लिविंग थिंग है, उस लिविंग थिंग के अंदर नंबर ऑफ आपके क्या रहते हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या रहते हैं? एंजाइम रहते हैं। एवरी लिविंग सेल कंटेन एटलीस्ट 1000 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम, अलग अलग तरह के एंजाइम्स होते हैं। अगर हम देखेंगे आपका एंजाइम किस तरीके से काम करता है, देखो बच्चों, अगर हम बात करेंगे तो एंजाइम के मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम और लॉक एंड की मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम, ऐसा भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। देखो बच्चों, इस डायग्राम के जरिए हम देख सकते हैं, यहां पर जो है आपका डायग्राम के अंदर सबसे पहले आपको यहां पर क्या दिख रहा है? आपका सबस्ट्रेट दिख रहा है। क्या दिख रहा है आपको यहां पर? ये सबस्ट्रेट जो ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है, ये आपका सबस्ट्रेट दिख रहा है। देन आपका जो नीचे दिख रहा है आपका एंजाइम, जो येलो कलर का एंजाइम दिख रहा है। इस एंजाइम के अंदर जो ऊपर वाला जो पोर्शन है आपको जहां पर स्पेस दिख रहा है, वो आपका एक्टिव साइट है। वो एक्टिव साइट का देखो, अगर स्पेस देखेंगे और आपका सबस्ट्रेट देखेंगे तो सिमिलर वे वहां पर वो सेट वे जैसा आपको दिख रहा है। तो वहां पर क्या करेगा? आपका एक्टिव साइट पर आपका सबस्ट्रेट क्या करेगा? वहां पर अटैक करेगा, और वहां पर क्या फॉर्म होगा? आपका एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। फिर आपका थोड़ी देर के बाद में जैसा एंजाइम का काम शुरू हो जाएगा तो वहां से आपका प्रोडक्ट रिमूव हो जाएगा, अगेन आपका एंजाइम और नेक्स्ट फिजिकल रिएक्शन के लिए आपका तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका इस डायग्राम के अंदर जो आपको बताया वाला है, इस तरीके से आपका एंजाइम क्या करता है? वर्क करता है। तो देखो बच्चों, एक बार इसके बारे में थोड़ा सा इन शॉर्ट में जान लेते हैं। रिएक्शन बिटवीन सबस्ट्रेट एंड एंजाइम, देन फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम कॉम्प्लेक्स, formation of enzyme substrate complex,
वो तैयार होता है, बाद में से फिर आपका प्रोडक्ट फॉर्म होता है। देन आपका एक्शन ऑफ एंजाइम, इसी को हम क्या कहेंगे, देखो बेटा, जो आपका एंजाइम की जो एक्शन है सबस्ट्रेट के साथ, इसी को क्या कहेंगे, लॉक एंड की मैकेनिज्म कहेंगे। तो बच्चों एक बार इसको अच्छे से नोट डाउन करके ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों हमने अभी प्रोटीन्स के पोर्शन को कंप्लीट किया। जो हमारा थर्ड वाला बायोमोलिकुल्स है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। थर्ड वाला हमारा बायोमोलिकुल्स है न्यूक्लिक एसिड। अब ये न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड जो है आपका अनब्रांच्ड पॉलीमर्स इन रिपीटिंग मोनोमर्स, इसको कहते हैं न्यूक्लिक एसिड। जैसा कि अगर हम देखेंगे डेफिनेशन, द अनब्रांच्ड पॉलीमर ऑफ रिपीटिंग मोनोमर इज नोन एज न्यूक्लिक एसिड। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक मोनोमर, दो मोनोमर, तीन मोनोमर, कंटिन्यूअसली ये आपके मोनोमर रहते हैं। इससे जो आपका पॉलीमर तैयार होता है उसे कहेंगे हम न्यूक्लिक एसिड। अनब्रांच्ड मतलब इसकी ब्रांच नहीं होती है। ऐसे नंबर ऑफ रिपीटिंग मोनोमर से जो आपका पॉलीमर तैयार होता है उसे क्या कहेंगे हम, न्यूक्लिक एसिड। अब ये न्यूक्लिक एसिड का रोल क्या होता है, द रोल ऑफ न्यूक्लिक एसिड, इसका मेन रोल होता है टू ट्रांसफर जेनेटिक इंफॉर्मेशन, वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। और देर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है डीएनए और एक होता है आरएनए। देखो बच्चों, अब ये जो आपका पॉइंट है, द रोल ऑफ न्यूक्लिक एसिड ट्रांसफर जेनेटिक इंफॉर्मेशन वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम देखेंगे तो डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं कि हमारे फैमिलियर में कहते हैं कि ये जो लड़का है उसके मम्मी पर गया है, ये जो लड़की है उसके पापा पर गई है, उसका कलर पापा के जैसा है, उसका जो है तो नाक पापा के जैसी है, उसकी आंख, उसका कलर पापा के जैसा। ये क्या होता है, ये आपका जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। तो ये आपका न्यूक्लिक एसिड का मेन रोल है। तो बच्चों एक बार इसको नोट डाउन करके ले लो। तो बच्चों ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। कभी आपको इसके टाइप्स के बारे में या कभी आपको डिफरेंस बोलकर भी पूछा, तो हम यहाँ पर इसको डिफरेंस के बारे में समझेंगे। देखो बच्चों, डीएनए क्या होता है, इट इज डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। डीएनए मीन्स डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो आरएनए क्या होता है, इट इज राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ये हो गया पहला पॉइंट। इट इज फाउंड इन इट इज फाउंड इन इट इज फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल। जो भी आपका सेल होता है, सेल के न्यूक्लियस में आपका डीएनए होता है। इट इज फाउंड इन फ्लूइड ऑफ सेल। ये जो न्यूक्लियस के रिवॉल्विंग, ये जो फ्लूइड वाला पोर्शन होता है, फ्लूइड वाला, यहां पर आपका क्या होता है, आरएनए होता है। और ये आपका न्यूक्लियस के अंदर आपका डीएनए होता है। देन थर्ड पॉइंट देखेंगे, डीएनए स्टोर द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। डीएनए क्या करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। आरएनए इज ट्रांसफर द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ये जो आपका डीएनए क्या करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, और आरएनए क्या करता है, आपका जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है। डीएनए इज फॉर्म, ये कैसे तैयार होता है, बाय मिलियंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ये मिलियंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड से बनता है। आरएनए इज फॉर्म बाय thousands of nucleotides।
टाइड्स। देखो बच्चों ये इजी वे में आपको डिफरेंस बिटवीन यहाँ पर दिया वाला है। आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो सिंपल सिंपल पॉइंट से एग्जाम के व्यू से आपको डिफरेंस बिटवीन पूछा जा सकता है या टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड पूछा जा सकता है। तो डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, डीएनए जो है आपका कहाँ पाया जाता है, आरएनए कहाँ पाया जाता है, देन आपका डीएनए का काम क्या है, आरएनए का काम क्या है, देन डीएनए कैसे बना हुआ होता है और आपका आरएनए कैसे बना होता है। बच्चों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों अब हम देखेंगे न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है। जो आपका न्यूक्लियोटाइड्स होता है एक्चुअली ये आपका न्यूक्लिक एसिड्स आर अनब्रांच्ड पॉलीमर ऑफ रिपीटिंग मोनोमर कॉल्ड एज न्यूक्लियोटाइड्स। अनब्रांच्ड जो आपके पॉलीमर थे उसी को हमने क्या कहा, न्यूक्लिक एसिड्स। ये एक आपका न्यूक्लियोटाइड जो है ऐसा कंपाउंड होता है जो आपके कंसिस्ट ऑफ मोनोसेक्राइड्स, नाइट्रोजन बेस और आपका फॉस्फेट ग्रुप, इन 3 मोनोमर के जरिए ये आपका नंबर ऑफ मोनोमर से जरिए आपका क्या बनता है, आपका न्यूक्लियोटाइड्स बनता है। तो न्यूक्लियोटाइड्स कंटेंट क्या होता है बच्चों, देखो जैसा कि मैंने अभी बताया कि मोनोसेक्राइड्स, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट ग्रुप। और आपका जो नाइट्रोजन बेस के अंदर आपके फर्दर नाइट्रोजन कंटेनिंग 2 कंपाउंड होते हैं और इस 2 कंपाउंड के अंदर अगर हम देखेंगे प्यूरिन के अंदर आपका एडेनिन और गायनिन और आपके प्यूरिन के अंदर आपका साइटोसिन, यूरासिल और थायमिन। ये नंबर ऑफ आपके जो है तो जो आपके ये यूनिट्स दिख रहे हैं, जैसा कि हमने देखा था कि न्यूक्लियोटाइड्स कंटेंट क्या होते हैं, आपके 3 यूनिट्स होते हैं। इन 3 यूनिट्स का फर्दर हमने क्लासिफिकेशन तो इस तरीके से। और जनरली हमने अभी थोड़ी देर पहले आपका डीएनए और आरएनए देखा। जो आपका डीएनए होता है, डीएनए के अंदर आपका प्रेजेंट होता है थायमिन और देन आपका आरएनए होता है, आरएनए होता है आपका यूरासिल। तो बच्चों ये था न्यूक्लियोटाइड के रिगार्डिंग कुछ बेसिक चीजें। देखो बच्चों न्यूक्लियोटाइड्स कैसे होता है और न्यूक्लियोटाइड्स कहाँ पाया जाता है और न्यूक्लियोटाइड्स किस तरीके से तैयार होता है, ये सारी चीजें हमने इस चार्ट के जरिए देख सकते हैं। तो बच्चों इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों यहाँ पर कुछ आगे आपको न्यूक्लियोटाइड्स को स्ट्रक्चर दिए हुए देख सकते हैं हम यहाँ पर। ये आपके न्यूक्लियोटाइड के क्या है, स्ट्रक्चर्स है। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतने खास इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आप देख लो यहाँ पर जो आपका अरेंजमेंट है, जो स्ट्रक्चर्स है, ये आपके न्यूक्लियोटाइड्स के कुछ स्ट्रक्चर है रिगार्डिंग आपके न्यूक्लियोटाइड्स किस तरीके से तैयार होते हैं। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट चैप्टर के अंदर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे ज्वाइन रहे, हमसे जुड़े रहे। तो थैंक यू।